आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं। वह भी एक लड़का घर पर अकेला था और उसके माता पिता उसे घर पर छोड़कर चले गए क्योंकि वे शादी में गए थे। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आप लोग मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मैं आपके लिए अगला वीडियो विषय क्या ला सकता हूं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और ये भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है और ये कहानी उस रात की है जब मैं अपने घर में अकेला था। वो एक ऐसी रात थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। शाम के 7 बजे थे और मेरे माता पिता एक शादी में गए थे। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और खुद की देखभाल कर सकता हूँ। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस रात क्या होने वाला था। शुरू में सब कुछ सामान्य था। मैंने अपना होमवर्क खत्म किया और फिर टीवी देखने लगा। घर में खामोशी थी, सिर्फ टीवी की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगी तो मैं रसोई में कुछ खाने के लिए गया। जैसे ही मैंने फ्रिज खोला, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई मेरी गर्दन पर सांस ले रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे नजरअंदाज किया और एक सैंडविच बनाया। टीवी देखते हुए मुझे नींद आने लगी। तभी घर के पिछले हिस्से से किसी के चलने की आवाज आई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने टीवी की आवाज कम कर दी और ध्यान से सुनने लगा। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर उस दिशा में जाने का फैसला किया। मैं धीरे धीरे चलता हुआ पीछे के कमरे तक पहुंचा। वहां का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो अंदर से बंद था। अचानक दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ और मैं पीछे हट गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैंने तुरंत अपने माता पिता को फोन करने का सोचा, लेकिन फोन का नेटवर्क नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिग्नल जाम कर दिया हो। मैं वापस अपने कमरे में भागा और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने बिस्तर के नीचे से एक क्रिकेट बैट निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। अब मुझे अपनी रक्षा खुद करनी थी। मैंने खुद को संयमित किया और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। तभी खिड़की पर कुछ खटखटाने की आवाज आई। मैंने धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान थे, जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। ये देखकर मेरी सांसें रुक गईं। मैंने खिड़की को अच्छी तरह से बंद कर दिया और पर्दे खींच दिए। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और इधर उधर देखने लगा। तभी कमरे के कोने में कुछ हलचल हुई। मैंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली तो देखा कि वहां एक परछाई खड़ी थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरा शरीर पसीने से तर हो गया था। मैंने बैट को कसकर पकड़ा और उस परछाई पर वार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वो परछाई मुझसे कुछ कदम की दूरी पर थी, वो अचानक गायब हो गई। मैं हैरान और डरा हुआ था। मैंने सोचा कि ये सब मेरा भ्रम हो सकता है। तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, राहुल। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी चीख निकल गई। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना था। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तू मेरा है राहुल। मैंने बैट से उस पर वार किया, लेकिन वो गायब हो गई। तभी पूरे घर में जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। ये हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी और मुझे पागल कर रही थी। मैंने अपने कान बंद कर लिए और चिल्लाने लगा, बस करो, छोड़ दो मुझे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने धीरे धीरे अपने कान खोले और देखा कि कमरा फिर से सामान्य हो गया था। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था। लेकिन तभी मेरे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मैंने देखा
कि वहां कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, एक अदृश्य ताकत ने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर गया। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज जैसे किसी ने दबा दी थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन वो ताकत मुझे जकड़े हुए थी। तभी मुझे याद आया कि मेरी दादी हमेशा कहती थी कि भगवान का नाम लेने से बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू किया और धीरे धीरे वो ताकत कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार वो पूरी तरह गायब हो गई। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा बंद कर लिया और भगवान का धन्यवाद किया। उस रात मैं जागता रहा। डर के मारे मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही मेरे माता पिता वापस आ गए और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी बातों को मजाक में लिया और कहा कि शायद मुझे बुरा सपना आया होगा, लेकिन मुझे पता था कि वो सब सच था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी और मैं आज भी उस डर को महसूस कर सकता हूँ। आज भी जब मैं अकेला होता हूँ, मुझे वो खौफनाक रात याद आ जाती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राहुल की कहानी के आगे की घटनाओं ने और भी भयानक मोड़ ले लिया। उसे मालूम नहीं था कि उस रात का डरावना अनुभव उसकी जिंदगी का अंत नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी। अगले दिन की सुबह सुबह जैसे तैसे हुई। मेरी आंखें रात भर की जागरण और डर से सूजी हुई थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मन में कहीं एक डर भी था कि शायद ये अंत नहीं था। जब मेरे माता पिता लौटे और मैंने उन्हें सब कुछ बताया, तो वे बस हंसे और बोले, तुम बहुत ज्यादा हॉरर फिल्में देख रहे हो राहुल। मैंने अपनी बातें नहीं दोहराई, क्योंकि मुझे पता था कि वे मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में वो घटनाएं लगातार घूम रही थीं। मैंने फैसला किया कि अब मैं इस घर में अकेला नहीं रहूंगा। स्कूल में डर का साया, स्कूल में भी मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था। दोस्तों से बात करते समय भी मेरा ध्यान बार बार उन घटनाओं की ओर जाता था। मेरे सबसे करीबी दोस्त अर्जुन ने मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी और पूछा, क्या हुआ राहुल, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैंने उसे सब कुछ बताया। अर्जुन थोड़ा सहम गया, लेकिन उसने मुझे दिलासा दिया, राहुल, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में और पता लगाना चाहिए। शायद हमें घर के इतिहास के बारे में कुछ जानकारियां मिल सकें। घर का इतिहास अर्जुन और मैं शाम को लाइब्रेरी गए और वहां के रिकॉर्ड्स खंगालने लगे। हमें पता चला कि हमारा घर बहुत पुराना था और उसके पिछले मालिकों के साथ अजीब घटनाएं जुड़ी थीं। एक बूढ़ी औरत, जिसे सब माँ जी कहते थे, उसी घर में रहती थी और कहा जाता था कि उसकी मौत बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी। लोगों का मानना था कि माँ जी की आत्मा अभी भी उस घर में भटकती है और हर उस व्यक्ति को सताती है जो वहां रहने आता है। यह जानकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत अपने माता पिता को ये बातें बताने का फैसला किया। वापस घर में जब मैं घर पहुंचा, तो मुझे घर की खामोशी और भी डरावनी लगने लगी। मैंने हिम्मत करके अपने माता पिता को सारी बातें बताईं, लेकिन वे इसे एक और कहानी समझकर हंस दिए। राहुल, ये सब बकवास है, तुम्हें बस डर लग रहा है। हम तुम्हारे लिए एक साइकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, उन्होंने कहा। मैंने हार मानने का सोचा, लेकिन अर्जुन ने मुझसे कहा कि हमें खुद कुछ करना होगा। उसने मुझे कुछ धार्मिक चीजें लाने की सलाह दी और कहा कि हम रात को घर में एक पूजा करेंगे। रात की पूजा रात हो चुकी थी और मेरे माता पिता सो चुके थे। अर्जुन मेरे घर आया और हमने मिलकर पूजा की तैयारी की। मैंने धूप, कपूर और कुछ धार्मिक किताबें लाई। हमने मिलकर एक मंत्रोच्चार किया और घर को पवित्र करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही हमने पूजा शुरू की, हवा का रुख बदलने लगा। घर के अंदर ठंडी हवाएं चलने लगी और ऐसा महसूस होने लगा कि कोई हमें देख रहा है। अचानक घर की लाइट्स फिर से बंद हो गईं और हर जगह अंधेरा छा गया। अर्जुन और मैंने टॉर्च निकाली और देखा कि कमरे के कोने में वही परछाई फिर से दिखाई दे रही थी। इस बार वो परछाई और भी भयानक थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी हंसी हमारे कानों में गूंज रही थी। हमने भगवान का नाम लेकर उससे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन वो परछाई हमारी ओर बढ़ती ही जा रही थी। अर्जुन ने अचानक मेरे हाथ से धूप लेकर उसे जलाया
और उस परछाई की ओर फेंका। उस धूप के जलते ही परछाई चीखती हुई गायब हो गई। एक नया साजिश। अर्जुन और मैं परेशान थे, लेकिन हमने सोचा कि अब सब ठीक हो गया है। अगले दिन मैंने अपने माता पिता से फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वे मेरी बात सुनने को तैयार हो गए। हमने फैसला किया कि हम किसी विशेषज्ञ से बात करेंगे। हमने इंटरनेट पर खोजबीन की और पाया कि एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल विशेषज्ञ डॉ अग्रवाल हमारे शहर में ही रहते थे। हमने उनसे अपॉइंटमेंट ली और अपने घर बुलाया। डॉ अग्रवाल का आगमन। डॉ अग्रवाल एक अनुभवी और गंभीर व्यक्ति थे। उन्होंने घर का मुआयना किया और कहा कि यह जगह वास्तव में बुरी आत्माओं का गढ़ बन चुकी है। उन्होंने कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने का सुझाव दिया और कहा कि हमें कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। उन्होंने हमें कुछ धार्मिक प्रतीक दिए और कहा कि इन्हें घर के चारों कोनों में रखें। साथ ही उन्होंने हमें एक विशेष मंत्र भी दिया जिसे रात में सोने से पहले जपना था। अंतिम संघर्ष। डॉ अग्रवाल की सलाह मानकर हमने वो सब किया जो उन्होंने कहा था, लेकिन रात होते ही फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लाइट्स बंद हो गईं, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और घर में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। हम सब ने मिलकर उस मंत्र का जाप करना शुरू किया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और घर के सभी दरवाजे बंद हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे घर में भूकंप आ गया हो। हम सब डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। तभी हमें वही बूढ़ी औरत दिखी। इस बार वो और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसने अपनी हाथों में एक जलता हुआ दीपक पकड़ा हुआ था। डॉ अग्रवाल ने हमें हिम्मत दी और कहा कि हमें डरना नहीं चाहिए। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ने लगे। हम सबने भी उनका साथ दिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। अचानक वो बूढ़ी औरत चीखने लगी और उसका शरीर जलने लगा। उसने हमें छोड़ने की धमकी दी, लेकिन हम नहीं रुके। अंततः उसकी चीखें धीमी पड़ गईं और वो गायब हो गई। अंतिम समाधान। डॉ अग्रवाल ने हमें बताया कि अब वो आत्मा इस घर से हमेशा के लिए चली गई है। उन्होंने हमें सलाह दी कि हम इस घर को छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा अब भी बनी हुई थी। हमने उनके सुझाव को मानते हुए कुछ दिनों में घर छोड़ने का फैसला किया। मेरे माता पिता ने नया घर ढूंढा और हम वहां शिफ्ट हो गए। नई शुरुआत। नए घर में सब कुछ सामान्य था। हमें कोई अजीब घटना महसूस नहीं हुई, लेकिन वो डरावनी रातें और वो भयानक घटनाएं मेरे दिमाग में आज भी ताजा हैं। मैं आज भी उन दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर अर्जुन और डॉ अग्रवाल नहीं होते तो शायद मेरी कहानी का अंत कुछ और ही होता। लेकिन अब मैं उन घटनाओं को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। वो खौफनाक रातें मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि डर का सामना करना ही उसे जीतने का सबसे बड़ा तरीका है। नई शुरुआत में भी डर की छाया। नए घर में आने के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा था। मेरी रातें अब शांति से बीतने लगी थीं और दिनचर्या भी नियमित हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल के कोने में वो खौफनाक घटनाएं बसी हुई थी। कभी कभी रात में जब सब सो रहे होते तो मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। हालांकि मैंने अपने माता पिता को ये बातें नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वे फिर से परेशान हों। अर्जुन का रहस्यमय व्यवहार। एक दिन जब मैं स्कूल में था, मैंने अर्जुन को देखा। वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें सुनी सुनी और चेहरा पीलापन लिए हुए था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ अर्जुन, तुम इतने परेशान क्यों हो? अर्जुन ने धीरे से कहा, राहुल, मुझे रात में अजीब अजीब सपने आते हैं। मैं उन खौफनाक रातों को फिर से महसूस कर रहा हूं। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा, शायद हमें फिर से डॉ अग्रवाल से मिलना चाहिए। डॉ अग्रवाल से दोबारा मुलाकात। हमने डॉ अग्रवाल से संपर्क किया और उन्हें अर्जुन की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने हमें तुरंत मिलने के लिए बुलाया। जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने अर्जुन का निरीक्षण किया और कहा, इस आत्मा का प्रभाव अब भी है। ये आत्मा अब अर्जुन को अपना निशाना बना रही है। हमने डरते हुए उनसे समाधान पूछा। उन्होंने कहा, हमें इस आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करना होगा। इसके लिए हमें एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान की तैयारी।
डॉ अग्रवाल ने हमें बताया कि अनुष्ठान के लिए हमें पुराने घर में वापस जाना होगा, जहां से यह सब शुरू हुआ था। ये सुनते ही मेरे माता पिता ने विरोध किया, लेकिन अर्जुन की हालत को देखते हुए वे मान गए। अनुष्ठान के दिन हम सब पुराने घर में वापस गए। डॉ अग्रवाल ने सारी तैयारी की और हमें मंत्रों का जाप करने को कहा। अनुष्ठान के दौरान घर में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। हवा ठंडी हो गई, खिड़कियां बंद होने लगी और अंधेरा छा गया। अंतिम संघर्ष का आगाज जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, घर के दरवाजे जोर जोर से धड़धड़ाने लगे। हमें वही बूढ़ी औरत फिर से दिखी। इस बार वो और भी भयानक थी। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरा जल रहा था। डॉ अग्रवाल ने हमें हिम्मत बंधाई और मंत्र का जाप जारी रखने को कहा। हमने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। बूढ़ी औरत ने चीखते हुए कहा, तुम सबको मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। अर्जुन का बलिदान अचानक अर्जुन के शरीर में अजीब सी हरकत होने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो अजीब आवाजें निकालने लगा। डॉ अग्रवाल ने हमें बताया कि आत्मा अब अर्जुन पर कब्जा कर चुकी है। डॉ अग्रवाल ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा और इस बुरी आत्मा को अपने से दूर करना होगा। लेकिन अर्जुन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन डॉ अग्रवाल ने मुझे रोका और कहा, राहुल, हमें इसे खुद ही लड़ने देना होगा। अर्जुन की विदाई, अर्जुन ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, छोड़ दो मुझे। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि पूरा घर हिल गया। अचानक घर की खिड़कियां टूटने लगीं और एक तेज रोशनी कमरे में भर गई। अर्जुन की चीखें धीमी पड़ गईं और उसका शरीर शांत हो गया। वो जमीन पर निढाल पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। हमें समझ आ गया कि अर्जुन ने अपनी आत्मा की शक्ति से उस बुरी आत्मा को हरा दिया था। दिल टूटने वाली विदाई। डॉ अग्रवाल ने अर्जुन का निरीक्षण किया और धीरे से कहा, अर्जुन अब हमारे बीच नहीं है। उसने अपने जीवन का बलिदान देकर हमें इस बुरी आत्मा से मुक्त कर दिया है। ये सुनते ही मेरा दिल टूट गया। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने अपनी जान गंवा दी थी। उसकी मुस्कान अब भी मेरे मन में बसी हुई थी। अर्जुन की आखिरी यादें, हमने अर्जुन की अंतिम क्रिया की और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसकी यादें आज भी मेरे दिल में ताजा हैं। उसके बलिदान ने मुझे सिखाया कि कभी-कभी हमें अपने प्रियजनों के लिए सबसे बड़ा त्याग करना। बाद की जिंदगी अर्जुन की मौत के बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी। मैंने एक नई उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि वो खौफनाक अनुभव और अर्जुन की मौत का दुख मेरे दिल में हमेशा बसा रहा। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाने में सफल रहा, लेकिन अर्जुन की यादें हमेशा मेरे साथ रहीं। जब भी मैं किसी मुश्किल घड़ी में होता, तो उसकी बहादुरी मुझे प्रेरित करती। सपनों में अर्जुन कई बार, जब मैं रात को सोता, तो अर्जुन मेरे सपनों में आता। वो मुझे हंसते हुए दिखता और कहता, राहुल डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। उसकी हंसी और उसके शब्द मेरे दिल को सुकून देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे सपनों में अर्जुन की मौजूदगी भी कम होती गई। वो सपने कभी कभी डरावने भी होते थे, जैसे कि वो मुझे चेतावनी दे रहा हो कि कोई खतरा आने वाला है। एक और रात, एक दिन जब मैं ऑफिस से लौट रहा था, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने इसे नजरअंदाज किया और घर आकर सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे फिर से वही अजीब सी ठंडक महसूस हुई जो मैंने उस रात महसूस की थी। मैंने बिस्तर पर करवट बदलते हुए सोने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे अर्जुन की आवाज सुनाई दी, राहुल उठ जा। मैं हड़बड़ाकर उठ गया और देखा कि कमरे में कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। मैंने हिम्मत जुटाई और पूरे घर का मुआयना किया। बूढ़ी औरत की वापसी। जैसे ही मैंने लिविंग रूम की खिड़की से बाहर झांका, मुझे वही बूढ़ी औरत दिखी। इस बार वो और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और अर्जुन की यादें मेरे दिमाग में ताजा हो गईं। मैंने सोचा कि क्या अब फिर से वही सब होने वाला है। डॉ
अग्रवाल से फिर संपर्क। मैंने तुरंत डॉ अग्रवाल को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे शांत रहने को कहा और कहा कि वे जल्द ही आएंगे। डॉ अग्रवाल ने घर पहुंचकर सारी जांच पड़ताल की और कहा, राहुल, यह आत्मा अब भी तुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। हमें फिर से अनुष्ठान करना होगा। अर्जुन की आत्मा का संदेश। डॉ अग्रवाल ने अनुष्ठान की तैयारी की और मुझे मंत्र का जाप करने को कहा। अनुष्ठान के दौरान मैंने अर्जुन की आवाज सुनी। वो कह रहा था, राहुल, इस बार तुझे खुद अपनी ताकत पहचाननी होगी। डॉ अग्रवाल ने मुझे हिम्मत दी और कहा, राहुल, तुझे अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा और इस आत्मा का सामना करना होगा। अंतिम संघर्ष। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, घर की खिड़कियां जोर जोर से बंद और खुलने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। वो बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हो गई और उसकी आंखें जल रही थीं। डॉ अग्रवाल ने मुझे कहा, राहुल, अब तुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझसे नहीं डरता। मेरे शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी। वो बूढ़ी औरत चीखते हुए पीछे हटने लगी। अंतिम बलिदान। डॉ अग्रवाल ने मुझे कहा, राहुल, अब तुझे इसे पूरी तरह से मुक्त करना होगा। इसके लिए तुझे अपना बलिदान देना होगा। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? उन्होंने कहा, तुझे अपनी आत्मा की शक्ति से इसे हराना होगा, लेकिन इसके लिए तुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। मैंने अर्जुन की यादों को ताजा किया और सोचा कि अगर उसने अपनी जान देकर। डॉ अग्रवाल ने मेरी आखिरी बातों को सुना और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा और मेरी सांसें धीमी पड़ने लगीं। मेरी आत्मा ने इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपनी जान देकर उस बुरी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया था। अर्जुन और राहुल की यादें, अर्जुन और मेरी कहानियां अब एक दूसरे में बंध चुकी थीं। हम दोनों ने अपनी जान देकर अपने प्रियजनों को बचाया था। हमारी दोस्ती और बलिदान की कहानियां हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी। मेरे माता पिता ने मेरे बलिदान को समझा और मेरी यादों को हमेशा संजो कर रखा। उन्होंने अर्जुन और मेरी दोस्ती की कहानियों को सबके साथ साझा किया और हमारे बलिदान को एक मिसाल बना दिया। अंतिम शब्द। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और साहस की कोई कीमत नहीं होती। अर्जुन और मैंने अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। हमारी दोस्ती और बलिदान की कहानियां हमेशा के लिए अमर हो गईं। इस दुनिया से विदा लेते हुए मैंने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना और उस बुरी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। यह कहानी अब खत्म हो गई, लेकिन अर्जुन और मेरी यादें हमेशा के लिए अमर हो गईं। अंतिम वाक्य। मेरी कुर्बानी ने हमारे घर को उस आत्मा से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया, लेकिन मेरी यादें अब भी हर कोने में जीवित हैं। अर्जुन और मेरी कहानी एक खौफनाक संघर्ष की गवाह है, जिसने हमें एक दूसरे से जोड़े रखा, चाहे हम इस दुनिया में रहें या न रहें। मेरे माता पिता कुछ काम से शहर से बाहर गए थे और मुझे घर पर अकेला छोड़ गए थे। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। ये एक साधारण सी रात थी, लेकिन जो हुआ वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। शाम के समय मैं अपने कमरे में था, किताब पढ़ रहा था। अचानक बिजली चली गई। घर में घना अंधेरा छा गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा तो घड़ी रात के 10 बजे का समय दिखा रही थी। मैं नीचे जाकर मोमबत्तियां ढूंढने लगा। जैसे ही मैंने रसोई में कदम रखा, मुझे एक अजीब सी आहट सुनाई दी। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मेरी कल्पना का असर है। मैंने मोमबत्ती जलाई और वापस अपने कमरे में लौट आया। जैसे ही मैं बिस्तर पर बैठा, मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में घुस आया है। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। मैं थोड़ा बेचैन हो गया, लेकिन खुद को समझाया कि शायद यह मेरी कल्पना है। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यह दस्तक सामान्य नहीं थी, इसमें कुछ अजीब सा था। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस बिस्तर पर लेट गया। तभी अचानक से मुझे लगा कि मेरे बिस्तर के नीचे कुछ है। मैं हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उतरा और झांक कर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं वापस खड़ा हुआ, मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैं मुड़ा
और देखा कि एक लंबी काली परछाई मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी आंखें चमक रही थीं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वह परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं पीछे हटता गया और दीवार से टकरा गया। वह परछाई मेरे पास आकर रुक गई और अचानक गायब हो गई। मैं डर से कांप रहा था। मैंने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। मैं बुरी तरह फंस चुका था। मैं नीचे जाकर दरवाजे को बंद करने का सोच रहा था, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा, मुझे लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह परछाई फिर से मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। मैंने जोर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह और कसकर पकड़े रही। अचानक से उसने मुझे धक्का दिया और मैं सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं जमीन पर पड़ा था और चारों ओर खून बिखरा हुआ था। मेरी टांगें बुरी तरह से घायल हो गई थीं। मैंने दर्द के मारे चीखना शुरू कर दिया। तभी मैंने देखा कि वह परछाई फिर से मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर मेरी बात नहीं मान रहे थे। मैं घिसटता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। वह परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे एक जोरदार झटका लगा और मैं फिर से जमीन पर गिर गया। जब फिर से होश आया तो मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मुझे लगा कि शायद यह एक बुरा सपना था, लेकिन तभी मैंने अपने पैरों की तरफ देखा और पाया कि वहां गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें जोर से पकड़ा हो। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी मेरी नजर घड़ी पर पड़ी। ये सुबह के 4 बजे थे। मैं उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखा। वहां कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, मुझे फिर से वही परछाई नजर आई। इस बार वह खिड़की के बाहर खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं। मैं पीछे हट गया और बिस्तर पर बैठ गया। मेरे मन में एक ही सवाल था, क्या यह सब सच था या मेरी कल्पना का हिस्सा? लेकिन पैरों के निशान और परछाई की आंखें मुझे यकीन दिला रही थीं कि यह सब सच था। मैंने पूरी रात जाग कर बिताई, दरवाजे को बंद कर दिया और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि वह परछाई फिर से न आए। सुबह होते ही मैंने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उन्होंने इसे एक बुरा सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मैं जानता था कि वह परछाई सच थी और वह कभी भी लौट सकती थी। उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं कभी भी घर में अकेला नहीं रहता और रात होते ही हर दरवाजा और खिड़की बंद कर देता हूँ। लेकिन वह डर और वह परछाई हमेशा मेरे साथ है, जैसे किसी अंधेरे कोने में छिपी हुई मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हो। इस घटना ने मुझे सिखाया कि कभी कभी हमारी कल्पना और हकीकत के बीच की दूरी बहुत छोटी हो सकती है, और उस रात मेरी हकीकत मेरी कल्पना से भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। माता पिता से बात करने के बाद मैं अपने कमरे में वापस चला गया। अब मेरी रातें पहले जैसी नहीं थीं। हर आहट, हर छाया मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा देती थी। मुझे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने सोचा कि शायद मेरे मन का वहम है, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसने मेरे सारे शक को यकीन में बदल दिया। अगली रात जब माता पिता सो चुके थे, मैं अपने कमरे में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कमरे का दरवाजा बंद था और लाइट्स ऑन थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। तभी अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगीं और एकदम बंद हो गईं। मैंने अपना मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन की। जैसे ही मैं टॉर्च ऑन करके चारों तरफ देखने लगा, मुझे दरवाजे पर फिर से वही दस्तक सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा और मुझे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे सामने खड़ी है। दरवाजा खोलने पर कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मुझे अपने कमरे की खिड़की पर खून के निशान दिखाई दिए। मैं तुरंत कमरे की खिड़की के पास गया और देखा कि निशान बाहर की ओर जा रहे थे, जैसे किसी ने बाहर से खून से सना हाथ अंदर डालने की कोशिश की हो। मैं पूरी तरह से डर चुका था।
मैंने खिड़की बंद कर दी और अपने बिस्तर के पास जाकर बैठ गया। मैंने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया। तभी अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। मेरी सांसें जमने लगीं और मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। मैं पलटकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन मैंने महसूस किया कि कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा था। वह आवाज बहुत ही धीमी और खतरनाक थी। वह कह रही थी, तूने मेरी शांति भंग कर दी है, अब तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं कांपने लगा और पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि उस आवाज का एहसास अभी भी कमरे में है। मैंने मोबाइल से तुरंत अपने माता पिता को कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लग रही थी। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने बिस्तर के नीचे छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से कमरे की लाइट्स फिर से जल गईं। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी मुझे दरवाजे के नीचे से धुआं निकलता दिखाई दिया। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि बाहर के हॉल में आग लगी हुई थी। मैं चिल्लाने लगा और अपने माता पिता को आवाज देने लगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं भागकर उनके कमरे में गया और देखा कि वे दोनों बेहोश पड़े थे। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं उठे। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे खींच रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह परछाई फिर से वहां थी। इस बार उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ से आग की लपटें निकल रही थीं। मैंने जोर से चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं फंस चुका था। वह परछाई मेरे पास आ रही थी और मेरे शरीर को जकड़ने लगी। मुझे लगा कि मेरी सांसें बंद हो रही हैं। अचानक से मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपने बिस्तर पर लेटा था और मेरे माता पिता मेरे पास बैठे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बेहोश हो गया था और उन्होंने मुझे होश में लाने की कोशिश की। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने इसे एक बुरा सपना मानकर टाल दिया। पर मेरे लिए वह सपना नहीं था, वह एक हकीकत थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात के बाद से मैंने अपने घर में कई अजीब चीजें महसूस की। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि कोई मेरी हरकतों पर नजर रख रहा है। मैंने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की, लेकिन कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता था। कुछ दिनों बाद मुझे इंटरनेट पर एक कहानी मिली जिसमें उसी तरह की परछाई का जिक्र था। उस कहानी में लिखा था कि वह परछाई उन लोगों के पीछे पड़ती है जिन्होंने किसी अनजाने स्थान पर उसकी शांति भंग की हो। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या किया, लेकिन वह परछाई मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मैंने फिर से उस परछाई से छुटकारा पाने की कोशिश की। मैंने कई धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ का सहारा लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वह परछाई हर रात मुझे परेशान करने के लिए लौट आती थी। कभी कभी वह मुझे सपनों में दिखाई देती, कभी कभी मेरी जागती आंखों के सामने प्रकट हो जाती। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपने माता पिता से शहर छोड़ने की बात की, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वे सोचते थे कि मैं मानसिक रूप से परेशान हो गया हूं, लेकिन मैं जानता था कि वह परछाई हकीकत है और वह मुझे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक मैं उसकी शांति वापस नहीं लौट आता। एक रात मैंने अपने कमरे में एक योजना बनाई। मैंने सोचा कि अगर मैं उस परछाई से बात करूं और उसे समझाने की कोशिश करूं, तो शायद वह मुझे छोड़ दे। मैंने कमरे में मोमबत्तियां जलाईं और चारों तरफ नमक की रेखा खींच दी। फिर मैं बिस्तर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने मन ही मन उस परछाई को बुलाना शुरू किया। मैंने कहा, अगर तुम यहां हो तो मुझे दिखाओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। थोड़ी देर बाद मुझे अपने चारों तरफ ठंडक महसूस होने लगी। मैंने आंखें खोली और देखा कि वह परछाई मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? उसकी आवाज गूंजने लगी, मैं इस जगह की आत्मा हूं। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैंने उससे माफी मांगी और कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है, कृपया मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़ दो। उसने कहा, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें वह जगह ढूंढनी होगी जहां मैंने अपनी अंतिम सांस ली थी। वहां जाकर मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। मैंने उससे पूछा, वह जगह कहां है?
उसने मुझे एक पुराने खंडहर का नाम बताया जो शहर के बाहर जंगल में स्थित था। मैंने अगले दिन उस खंडहर की खोज शुरू की। मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं था। मुझे अकेले ही उस खंडहर में जाना पड़ा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। खंडहर बहुत ही डरावना था और चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने परछाई की बताई हुई जगह पर जाकर उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। मैंने वहां पर फूल चढ़ाए और माफी मांगी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि वहां की हवा बदल गई है। मुझे लगा कि शायद परछाई अब मुझे छोड़ देगी। मैंने वापस घर की ओर रुख किया। घर लौटने के बाद मुझे कुछ दिनों तक कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने सोचा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे फिर से वही परछाई दिखाई दी। इस बार उसने कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति नहीं दी, अब तुम्हें इसकी और बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं बुरी तरह डर गया और समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। मुझे लगा कि वह परछाई मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने फिर से धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कुछ दिनों बाद मेरे माता पिता ने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने मेरे कमरे में आकर अनुष्ठान शुरू किया। उसने कहा कि यह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है और इसे शांत करना आसान नहीं है। उसने मुझे कुछ उपाय बताए और कहा कि अगर मैंने इन्हें सही तरीके से किया तो शायद मुझे इस आत्मा से छुटकारा मिल सकता है। मैंने तांत्रिक के बताए हुए सारे उपाय किए। मैंने अपने कमरे में गंगा जल छिड़का और हर दिन पूजा पाठ करने लगा। लेकिन वह परछाई अब भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी रही। वह मुझे हर रात परेशान करने के लिए लौट आती थी। एक दिन मैंने इंटरनेट पर एक और कहानी पढ़ी जिसमें लिखा था कि अगर किसी आत्मा को उसकी मौत की असल वजह पता चल जाए तो उसे शांति मिल सकती है। मैंने उस खंडहर के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। मुझे पता चला कि वहां बहुत पहले एक औरत की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। मैंने उस औरत की कहानी जानने का फैसला किया। मैंने पुराने अखबारों और दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। मुझे पता चला कि वह औरत एक अमीर जमींदार की बेटी थी जिसकी हत्या उसके प्रेमी ने कर दी थी। उसकी आत्मा अब भी उस खंडहर में न्याय की तलाश में भटक रही थी। मैंने उस परछाई से बात करने की कोशिश की और उसे यह बात बताई। मैंने उससे कहा कि अगर वह अपनी हत्या की असली वजह जानना चाहती है तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। उस परछाई ने मेरी बात सुनी और कहा, अगर तुम मेरी हत्या की वजह पता कर सको तो मुझे शांति मिल सकती है। मैंने अपने दोस्तों की मदद से उस हत्या के बारे में और जानकारी जुटाई। मुझे पता चला कि वह हत्या एक साजिश का हिस्सा थी जिसमें कई लोग शामिल थे। मैंने उस साजिश के सबूत जुटाए और पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने उन सबूतों के आधार पर जांच शुरू की और हत्या के दोषियों को सजा दिलाई। जब मैंने यह बात उस परछाई को बताई तो उसने कहा, अब मुझे शांति मिल गई है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और मैंने एक सुकून भरी सांस ली। उस दिन के बाद मुझे कभी भी उस परछाई ने परेशान नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन उस डरावनी रात और उस परछाई का अनुभव मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने मुझे सिखाया कि कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन अगर हम हिम्मत और धैर्य से काम लें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह परछाई भले ही अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। उस डरावनी रात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और एक अजीब सी ताकत दी जिससे मैं अब किसी भी डर का सामना कर सकता हूँ। दोस्तों, चलो देखते हैं कि कल की वीडियो में किस किस ने कमेंट किया था। असम पहले नंबर पर है, विक्रम दूसरे नंबर पर है, सईदुर रहमान तीसरे नंबर पर है, रहमान चौथे नंबर पर है, शमीम अख्तार पांचवी नंबर पर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।